हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध, नाथ, जैन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में रचित जैन रास काव्य, जो जैन में रास काव्य थे और वीर गाथाओं के रूप में जो रासो काव्य लिखे गए, वो दोनों भिन्न हैं। जैन में जो है वो रास काव्य है और ये रासो काव्य है, और दोनों में भिन्नता है। दोनों की रचना शैली अलग अलग भूमियों पर विकसित हुई है। जैसे रासो काव्य में धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने का वर्णन किया गया है, और वीर गाथा परख रचना जो है रासो ग्रंथों में लिखी गई है। जैन जो रासो लिखे वो धार्मिक उद्देश्यों पे लिखे गए हैं, और जो वीर गाथात्मक रासो काव्य लिखे गए हैं वो चरित्र काव्य हैं। एक तरह से उनमें राजाओं के चरित्र की प्रशंसा की गई है, युद्धों का उनके अंतर्गत वर्णन किया गया है। दोनों की विषय वस्तु में काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो रासो काव्य तो का मतलब हमने बताया, दोनों में अंतर बताया। अब यहाँ हम समझेंगे रासो काव्य की उत्पत्ति। रासो काव्य शब्द की जो उत्पत्ति है वो विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वान उसको अलग अलग शब्दों से उत्पत्ति मानते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कहते हैं कि रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। वहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो मानते हैं कि रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई, और बच्चन सिंह रास शब्द से मानते हैं, और गारसा दत्तासी राजसूरी शब्द से मानते हैं, और हर प्रसाद शास्त्री जो है राजयश शब्द से मानते हैं। नर्मोत्तम स्वामी जो है रसिक शब्द से मानते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों के मत हैं कि रासो शब्द की इससे उत्पत्ति हुई है। लेकिन रास और रासो शब्द को एक शब्द मत समझिएगा, दोनों में अंतर है विषय वस्तु के दृष्टिकोण से। अब रासो साहित्य के अंतर्गत जो साहित्य लिखे गए, जिन साहित्यकारों ने लिखे उन साहित्यकारों के विषय में हम क्रमशः पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे आप देखिए खुमार रासो। खुमार रासो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी का माना है, और इसमें चित्तौड़ नरेश खुमार के युद्धों का वर्णन किया गया है। चित्तौड़ नरेश थे खुमार, और उनके युद्ध का वर्णन किया गया है। खुमार रासो की रचनाकार जो है दलपत विजय है। इसकी भाषा जो है राजस्थानी हिंदी मानी गई है। रस इसमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों पाए जाते हैं। तो ये है खुमार रासो के विषय में। और वीर रस जो है के साथ साथ लगभग श्रृंगार रस दोनों है। इनमें दोहा, सवैया, कवित्त, छंद प्रयुक्त हुए हैं इसमें। अब अगला हम पढ़ेंगे बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपत नाल। ये गेय काव्य है। गेय का अर्थ होता है, इसकी रचना 1155 ईस्वी में हुई है, और ये गेय काव्य है। गेय काव्य का मतलब होता है वह काव्य जिसको गाया जा सके, गा के प्रस्तुत किया जा सके, इसलिए ये गेय काव्य है। इसमें क्या है कि भोज परमार की पुत्री राजमती है, इसकी नायिका है, और अजमेर के राजा बिसलदेव तृतीय इसके नायक हैं। उन्हीं के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की यह कथा है। कथा कुछ इस प्रकार की है
कि बिसलदेव अपनी रानी राजमती से कहते हैं कि मुझसे बड़ा कौन राजा है। तो कुछ व्यंग टाइप करते हुए राजमती जो है कहती है कि उड़ीसा का राजा सबसे बड़ा है। इस पर बिसलदेव जो है राजा उससे रुष्ट हो जाते हैं और नाराज होके उड़ीसा राज्य में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए उड़ीसा राजा के यहाँ, और 12 वर्ष तक वहीं रहते हैं। और 12 वर्ष का समय राजमती वियोग में काटती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। इसमें सामंती जीवन में जो गहरी रुचि है उसके प्रति जो है राजमती की वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उसके मन में, और अपनी गलती स्वीकार करती है कि मुझको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और मेघदूत संदेश रासों की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है। तब विसलदेव वापस आता है और पति के हृदय को बेधने वाली राजमती का वह कुलीन संस्कार ही उसके समस्त वियोग का कारण था और अंत में दोनों का पुनर्मिलन होता है। इस बिसलदेव रासो की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। मतलब 12 मासा, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, उसमें हर माह में क्या क्या प्रकृति परक प्रतिक्रिया होती है जो वियोगिनी के ऊपर, नायिका के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, उसका वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बिसलदेव रासो में किया गया है। चूँकि बिसलदेव रासो एक ऐसी परंपरा है जो अधिकतर वीर रस से की होती है, लेकिन ये श्रृंगार परख रचना है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यही परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंचती है। कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया है तथा रीतिकाल में जाकर श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकसित हुई है ये। तो ये श्रृंगार परख जो परंपरा चली वो यहीं से विकसित हुई। अब अगला है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर। इसमें राजा हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन किया गया है। सारंगधर जो है हम्मीर रासो का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। अभी तक इसकी कोई प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं हुई है, इसलिए इसका अस्तित्व संकट में है। हम्मीर रासो का इसकी प्रति कोई उपलब्ध अभी तक प्रमाणित रूप में नहीं है। अब परमाल रासो। परमाल रासो जो है इसको आलाखंड भी कहते हैं। इसके रचयिता जगनिक हैं और उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से ये प्रचलित काव्य है। वहीं परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप नहीं पाया जाता है। इसका विकसित रूप नहीं है, ये गेय काव्य है, इसलिए इसका मूल रूप सुरक्षित भी नहीं रह सका। अलग अलग अंशों को जोड़ के
यह आलाखंड काव्य बनाया गया है और अलग अलग अंशों को जोड़ने से इसके में कई प्रकार की भाषाएं भी मिलती हैं और इस प्रकार ये लोकगेय होने के कारण धीरे धीरे एक शैली के रूप में विकसित हो गया, लोकगीत शैली के रूप में विकसित हो गया, जिसको आला कहा जाने लगा। मौखिक रूप में उपलब्ध आलाखंड के आधार पर परमाल रासो के साहित्य के स्वरूप के विषय में कुछ भी कहना कठिन है कि जो मौलिक रूप में है वो उपलब्ध है, उसके विषय में ये कहना कि ये उपलब्ध है काफ़ी कठिन काम है। और 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियड 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियड ने आलाखंड का प्रकाशन कराया। यह मौखिक परंपरा पर ही आधारित था, मौखिक रूप में जो मिला उसको कलेक्ट किया और उसको प्रकाशित कराया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित कराया। इस नए रूप में उपलब्ध परमाल रासों को ही प्रमाणित नहीं माना जा सकता क्योंकि कई जगह से कलेक्ट किया गया है ये और उसको एक स्वरूप दिया गया है। परमाल रासों के रचयिता जगनिक जो है वो महोबा के राजा परमाल देव के आश्रित कवि हैं। जगनिक जो है परमाल देव के आश्रित कवि हैं। अधिकतर देखा गया है कि जितने कवि रहे हैं सभी आश्रित ही रहे हैं और वो किसी राजा के आश्रय में रह के उस राजा के चरित्र और युद्धों का वर्णन किए हैं। तो जगनिक ने भी इस काव्य में परमाल रासों में इसमें जो है आला और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किया है। इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो इस प्रकार है। 12 बरस लो कुकुर जिए और तेरले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से पूछी गई है कई बार। और आगे अब पृथ्वीराज रासों के विषय में हम पढ़ेंगे।